आई रन ए फिटनेस स्टार्टअप जिसमें हम मेन की मदद करते हैं। अंकुर वारिकू काफ़ी फेमस लोगों की भी मदद करते हैं। माई फर्स्ट अर्निंग व्हेन आई वाज 20 वो 16,000 इन द फर्स्ट मंथ। आपकी कंपनी की इनकम कितनी होगी? वी विल क्रॉस 8 फिगर्स। लास्ट मंथ जनवरी में वी टच द हाईएस्ट एवर मंथ विच वाज 20 lakhs पर मंथ। आई थिंक सो डायरेक्ट स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट कर रखे होंगे 40 to 50 lakhs आई थिंक सो। मुझे आप एक चीज़ बताओ कि हाउ वर यू एबल टू इन्वेस्ट सो मच अमाउंट एट सच यंग एज? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम मुंबई में और मेरे साथ है सागर। सागर, फिक्स योर फाइनेंस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। सागर, आपकी बॉडी वगैरह बहुत फिट है। पहले आप बताइए आप करते क्या हो? आई रन ए फिटनेस स्टार्टअप जिसमें हम मेन की मदद करते हैं ऑल अक्रॉस ग्लोब। अंकुर वारिकू काफ़ी फेमस लोगों की भी मदद करते हैं। तो सागर, अभी आप मेरे और बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन फिटनेस कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हो। Absolutely. क्या ये आपका स्टार्टअप करता है? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। एंड ये आपने कैसे स्टार्ट किया? आपकी एज क्या है पहले ये बताओ। मैं 26 का हूँ अभी और आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 20, तो मुझे 6 साल हो गए हैं। आई स्टार्टेड एज ए फिटनेस कोच। मैं ऑनलाइन लोगों को कोच करता था, मैं ट्रेनर्स को भी पढ़ाता था। पहले 2020 तक मैं एक कंपनी से एसोसिएटेड था, वहाँ मैं काम करता था काफ़ी अच्छे लेवल पे, डिसेंट इनफ अर्न करता था। 2021 में मैंने क्विट किया और ये स्टार्टअप स्टार्ट किया और मैं अभी ये कर रहा हूँ। ठीक है। और 2020 में जब आपने क्विट किया तब आपकी इनकम कितनी थी? जब मैंने क्विट किया उस वक्त मेरी इनकम थी 1.3 to 1.4 lakhs पर मंथ। पर मंथ? मतलब फिटनेस इंडस्ट्री काफी अच्छा पे करता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि फिटनेस इंडस्ट्री इतना अच्छा पे करता है, क्योंकि आप 2020 में 23 साल के थे। 23 साल में 1.5 लाख रुपए कमाना इज अ वेरी बिग डील। Absolutely. वेरी बिग डील। ठीक है, बट मैंने 1.5 लाख से स्टार्ट नहीं किया था। माई फर्स्ट अर्निंग व्हेन आई वाज 20 वो 16,000 इन द फर्स्ट मंथ। उससे भी पहले मैंने एक जिम ज्वाइन करी थी जिसमें सिर्फ मैं 4 घंटा गया, जिसमें मेरी डील या कॉन्ट्रैक्ट उनसे हुआ था कि मुझे 8,000 रुपये महीना मिलेंगे 2018 में। तो मैं 1.5 लाख से स्टार्ट नहीं किया। एज पर दिस फाइनेंशियल ईयर आपकी कंपनी की इनकम कितनी होगी? वी विल क्रॉस 8 फिगर्स, इंडियन 8 फिगर्स। मतलब 1 करोड़ आप क्रॉस करोगे? हाँ, 8 करोड़ आप क्रॉस चांसेस करोगे। are। ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस साल का स्टार्टिंग में अप्रैल 2023 में आपकी मंथली रेवेन्यू कितनी थी और आज के दिन कितनी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? मंथली रेवेन्यू अब ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। कभी जैसे अभी जनवरी था लास्ट मंथ, वो बेस्ट मंथ होता है बिकॉज लोगों को सबको होता है कि हमें फिटनेस को चेंज करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। तो अप्रैल में इट मस्ट हैव बीन अराउंड 5-6 lakhs एंड लास्ट मंथ जनवरी में वी टच द हाईएस्ट एवर मंथ विच वाज 20 lakhs पर मंथ। जो हर मंथ ऐसा नहीं होता, विच वाज द बेस्ट मंथ। एंड वो इसीलिए भी था क्योंकि हमारे कुछ फेमस क्लाइंट्स हैं, उन्होंने हमारे बारे में पोस्ट कर दिया था। तो वो उस वजह से भी हो गया था। तो ठीक है, तो जनवरी में आप 25 lakhs थे, अप्रैल में 5 lakhs थे, एंड यू आर सेइंग कि फरवरी मार्च में वो सेम नहीं रहने वाला, वो कम होगा, राइट? सो ऐसे डायनामिक सिचुएशन में हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस? कंपनी के फाइनेंसेस आप कैसे मैनेज करते हो? अब आई एम ए फर्स्ट टाइम फाउंडर, तो आई वोंट से आई एम सुपर गन इन इट। मैं नहीं बोलूँगा, मैं धीरे धीरे प्रोसेस में सीख रहा हूँ। आई विल बी डेड ऑनेस्ट विद यू। बट वो इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं, तो कैश रिजर्व में अच्छा खासा पड़ा होता है, तो इतना सोचना नहीं पड़ता। अभी आई विल बी हायरिंग मोर पीपल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उनको काफ़ी सारी सैलरी भी देनी होगी, तब मुझे सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। तो अभी लकीली नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, क्योंकि कैश डिसेंट इनफ होता है, इसीलिए। समझ गया। आपकी कितनी बड़ी टीम है अभी? अभी तो 4 लोगों की है, ज़्यादा 4 लोगों की टीम है। तो आप ये बोल रहे हो, और आपके कितने क्लाइंट्स होंगे आज के दिन? एक टाइम पे एक्टिव क्लाइंट्स होते हैं अराउंड 100। और वो 4 लोग आराम से सबको केटर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, है ना? अब मुझे एक मेन चीज़ बताइए, आपने बोला फर्स्ट टाइम फाउंडर हो और यू नो आपको इतना फाइनेंसेस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कैश रिजर्व रहते हैं। जी। तो क्या आप सैलरी या कोई फिक्स्ड अमाउंट निकालते हो हर महीने कि आप जो जितना बचा उसके हिसाब से देख लेते हो? नहीं, मैं काइंड ऑफ एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल लेता हूँ मंथली, विच इज़ अराउंड 1.5 to 2 lakhs। मैं इतना निकाल लेता हूँ। ठीक है। और वो कब से चल रहा है आपका? अभी रिसेंटली करने लगा हूँ क्योंकि अभी मुझे 3 months ही हुए मुंबई शिफ्ट हुए, तो यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। पहले जब मैं अपनी होम सिटी रहता था विच इज़ हिसार हरियाणा, 3 महीने पहले तक,
तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस ही नहीं होते थे, ना रेंट ना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते थे वहाँ पे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं अभी तक क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता था, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे यूज़ करना चाहिए, और यूज़ मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि मे बी मुझे होम लोन लेना पड़े 1-2 साल बाद, तो वो सिबिल वगैरह मुझे पहले ही मैं बिल्ड कर लूँ, क्योंकि मैं खर्चा तो करता ही हूँ, तो क्रेडिट कार्ड से कर लूँ, मेरा सिबिल बिल्ड हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट रेट अच्छे से मिलेगा। तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे क्रेडिट कार्ड एक डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। अगर आप अच्छे से यूज करते हो, अगर आप पूरी की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ 30% लिमिट एग्जॉस्ट करते हो, तब तक सब कुछ सही है, क्योंकि यू आर गेटिंग 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे आप वो क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होते जाएगा, जिसकी वजह से आगे जाके जब आप लोन्स लोगे उसका इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव होगा। सिर्फ ये 3 चीजें आपको याद रखनी है क्रेडिट कार्ड लेने से पहले। नेवर यूज मोर देन 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। सेकंड, पे द एंटायर बिल ऑन टाइम। एंड थर्ड थिंग इज ओनली बाय दोज थिंग्स यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड विच यू कैन ऑल्सो बाय यूजिंग योर सेविंग्स अकाउंट बैलेंस। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब भी लोग के हाथ में क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक है। अगर आपको रेस्पॉन्सिबली क्रेडिट कार्ड यूज करना है, देन यू कैन कंसिडर मैग्नेट। मैग्नेट इज एन एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड। तो आपको क्रेडिट लिमिट तो मिल जाएगा जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आपका जो भी अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट हो रहा है उस पर आप अप टू 7% का इंटरेस्ट भी कमा सकते हो, ठीक है। एंड चिंता की कोई बात नहीं, आपके जो भी डिपॉजिट्स है इट इज प्रोटेक्टेड एंड इंश्योर्ड बाय द DICGC। ये एक आरबीआई का सब्सिडरी है, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मैग्नेट ऐप डाउनलोड करना है, SBM बैंक में एक एफडी खोलनी है और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। 5,000 रुपए की एफडी से भी आप एक क्रेडिट कार्ड शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं अगर मैं 50,000 रुपए की मेरी लिमिट होगी तो मैं ज्यादा खर्च कर लूंगा, तो ऐसे केस में आप 5-10 हजार रुपए से भी अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हो और उसके साथ साथ अपना क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट मैग्नेट। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में लिंक है। आप बोल रहे हो आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए, आप 2 लाख रुपए ड्रॉ करते हो कंपनी से, ठीक है। और ये 2 लाख से आपने सारे खर्चे निकालते हो, ठीक है। सबसे पहला खर्चा आपने बताया कि यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम हिसार टू मुंबई, राइट। क्या है इस घर का रेंट, क्या है? आप अकेले रहते हो? मैं अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहता हूँ जिसकी जॉब है यहीं मुंबई में। तो इसका रेंट है पानी बिजली का बिल मिला के 40,000 पर मंथ इसका रेंट है, और मेड का जोड़ के 46,000 पड़ जाता है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो 2 से। 23,000 मेरे हिस्से में आ गया, विच इंक्लूड्स रेंट एंड हेल्प, ठीक है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स वो भी उसमें आ गया, ठीक है। अगली चीज़ ट्रैवल। क्या आपको अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है? ट्रैवल करना नहीं पड़ता, बट पास में मैं जिम जाता हूँ या स्टारबक्स या वी वर्क जाके काम करता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा होता है, जिसका मंथली आप लगा सकते हो 2,000 रुपये होता होगा, 2 से 3 मैक्स टू मैक्स। उसके बाद खाना, आप एक प्रॉपर प्रोटीन डाइट मेंटेन करते होंगे। वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन हो तो हर दिन आप चिकन एग्स ये सब खाते होंगे। तो आपका ग्रोसरी का खर्चा कितना है? 20 से 25,000 होगा अभी, जो इतना नहीं होता था पीछे हिसाब ही नहीं सकता, घर पे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ज्यादा हो जाता है कि स्टारबक्स जा रहे हो तो वहाँ जाते ही 500-600 रुपए तो लग जाते हैं। ऑफ कोर्स मेरी गलती है, मैं ट्रैक नहीं करता ये चीज। बिल्कुल आप ट्रैक नहीं करते? बिल्कुल। अपने बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रैक करते हो आप? मैं इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते नहीं हैं, तो मैं इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करता। टीम्स की सैलरीज, हाँ, नहीं वो चीज़ें मैं ट्रैक करता हूँ, वो चीज़ें ये सब का आपको आइडिया है कि रफ कितना चाहिए, ऐसा, ठीक है। और कोई आपके एक्सपेंसेस है लाइक रिकरिंग एक्सपेंसेस मुंबई में रहने के? और जिम जाता हूँ मैं, काफ़ी अच्छी यहाँ बेस्ट जिम है पवई में, तो उसका मैंने 45,000 ईयर का दिया एक साथ, ठीक है। तो वो रेकरिंग नहीं है, बट 45,000 मैंने ईयर का पे कर दिया, जो कि लगभग 3,500 पर मंथ आएगा, ठीक है। इसके अलावा तो वाईफाई वगैरह का थोड़ा बहुत आप मिसलेनियस 2,000 लगा लो। मिसलेनियस 2,000, ठीक है। डू यू हैव एनी रिस्पांसिबिलिटीज? डू यू हैव टू सेंड मनी बैक होम? अपने कोई सिबलिंग विबलिंग किसी की आप पैसे वैसे भेजते हो? तो मेरे घर में मैं 2 साल पहले तक रेगुलरली भी पैसे देता था। 2 साल के बाद मैंने दे आर अर्निंग, माई फादर एंड मदर आर अर्निंग, तो मैंने वो पैसे देना ऐसे कम कर दिया क्योंकि उनको इन्वेस्ट मेरे जितना करना नहीं आता था। तो मैंने कहा मेरे को इन्वेस्ट करने दो, आपका खर्चा चलाओ, बट कभी बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं तो मैं उनको उस चीज़ का पे कर देता हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने होते हैं। जैसे अभी हमने घर में सोलर लगवाया तो उसके मेरे ख्याल 2.5-3 लाख थे, तो वो मैंने ट्रांसफ़र करे। सो ऑन एन एवरेज हाउ मच आर यू स्पेंडिंग मंथली बेसिस पे?
मुंबई में मुझे लगता है कि मैं मंथली मिनिमम 60,000 रुपये तो स्पेंड कर रहा हूँ, मिनिमम। ज़्यादा ही भले हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई आने के बाद मेरी मैं चीज़ें भी ज़्यादा बाय करने लग गया ऑटोमेटिकली, कि कोई वॉच बाय कर ली, शूज़ बाय कर लिया, कपड़े बाय कर। पर ऐसा क्या चेंज क्या है जिसकी वजह से आप मुंबई में स्पेंड करने लग गए? क्या पेरेंट्स से अलग रह के पहली बार ऐसे फ्रीडम फील कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर स्पेंडिंग मोर? आई थिंक सो सिटी बड़ी है इसीलिए मैं स्पेंड करने लग गया। लाइक आई टोल्ड यू, व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो पैसे अर्न करने के बाद भी मुझसे खर्चे नहीं जाते थे। बट नाउ आई गो टू द बेस्ट जिम, वन ऑफ द बेस्ट जिम्स ऑफ इंडिया, एक्सपेंसिव जिम्स। वहाँ पे सारे अमीर लोग आते हैं, तो वो देख के ऑटोमेटिकली ये होता है कि यार मुझे एडिडास का भी जूता अच्छे वाला पहनना है क्या। ये जो जब से आप मुंबई आए हो, आपने कितना ऐसे ही स्पेंड किया होगा ऑन थिंग्स लाइक वॉच, शूज एक्सेट्रा? आई थिंक सो मैंने 50,000 तो स्पेंड कर दिया है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं लोगों को गिफ्ट देना ज़्यादा शुरू कर दिया। वो कैसे चेंज हुआ? पता नहीं क्यों। Okay. मुझे सही में नहीं पता। मैं मतलब अपने क्लोज फ्रेंड्स को या टीम को, किसी को कोई शूज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, या कोई सेल आ गई एडिडास पे तो मैंने 4 शूज़ एक साथ बाय कर लिए, पता नहीं क्या हुआ। समझ गया। तो मतलब आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर 60,000 है, तो इसके ऊपर आपका 20-25,000 अभी आजकल गिफ्टिंग में जा रहा है। हाँ, गिफ्टिंग में जा रहा है, हो सकता है। ठीक है, विच इज अगेन, तो आपके सारे खर्चे मिला के 80-90,000 गिनने के बाद भी यू आर लेफ्ट विथ 60,000 to 1.1 lakhs every month. ये सब के बाद भी आपके पैसे बच रहे, right? 50% of your salary is left. So what do you do? Do you invest anything? Yes, I invest regularly. मैंने इन्वेस्ट करना लगभग 3-4 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था, इंडेक्स फंड्स में। मैंने यूट्यूब में देख के, आप जैसे क्रिएटर्स को देख के स्टार्ट किया था। फिर मैं थोड़े बहुत 1-2 म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर लिए, बट लास्ट 1 साल से मैंने SIP वगैरह सारी स्टॉप कर दी हैं। अच्छा। और मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, विच इज़ अ रिस्की थिंग। मैं खुद नहीं पढ़ता, मैं एक यूट्यूबर है, उनको फॉलो करता हूँ, उनकी एक कम्युनिटी है, तो वहाँ से देख के मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ उनमें एटलीस्ट 1-2-3 साल के लिए मिनिमम। तो मैं अब थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। साथ में मैं एक PPF में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेनली यहाँ पे 2 चीज़ों। तो PPF में आप 1.5 लाख रुपए डालते हो साल के? हाँ, मैं अभी तक पिछले 3-4 साल से 1.5 लाख, डेढ़ मम्मी पापा और मेरे अकाउंट में 1.5 ऐसे डाल रहा था। तो तीनों की लिमिट एग्जॉस्ट कर रहा था, जो कि मुझे अब करने का दिल नहीं है। अच्छा। बट मैं अब लास्ट ईयर तक कर रहा था। पर क्यों नहीं है दिल? इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी तक काफ़ी अच्छे 3-4 साल में, 4-1 साल में पैसे डाल चुका हूँ उसमें। एंड आई फील लाइक कि मैं ना थोड़ा सा रिस्की पर्सन ज़्यादा हूँ। तो वो ना लोग हो गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये 15 साल के बाद ही इसको आप एटलीस्ट रिडीम कर सकते हो। बट आप बाकी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? मतलब PPF में अगर आप साल का 4.5 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नॉर्मल इक्विटी मार्केट्स में कितना डाल रहे हो आप? तो 100% जो मैं मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें से 80% इज इन इक्विटी मार्केट एंड 20% PPF में है अभी तक। ठीक है। ये जो आपने बोला कि आप स्टॉक्स पिक करते हो एक यूट्यूबर की कम्युनिटी देख के, ठीक है, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ फ्यू कंपनीज? और आप क्या खुद कुछ भी रिसर्च करते हो? मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको बोला कि मैं थोड़ा सा रिस्की पर्सन हूं, तो मैं उनकी गट पे रिलाई कर रहा हूं बिकॉज आई ट्रस्ट दैट पर्सन। वो सेंस बनाते हैं मुझे। दिस इज अ रिस्की थिंग, आई नो। जब आप स्टॉक्स खरीदते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत खुद का रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या पता वो यूट्यूबर के इंटेंशंस क्या है, है ना? आप कितना भी बिलीव कर लो, दैट्स व्हाई वी डोंट रेकमेंड एनी स्टॉक्स, एनी म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज आई फील कि ज्यादा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, हम 2 घंटे की बात करें, देन वी कैन टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। बट सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट डाल का पढ़ के आप अपनी पूरी हर महीने की सेविंग्स उसमें डाल रहे हो, वो तो गलत है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मे बी ये मेरा नेचर है कि मैं थोड़ा सा रिस्की इंसान हूँ। हाँ, तो शायद मैं तो आप अपना एक काम करो ना, अगर आप कितना डालते हो आप हर महीने स्टॉक्स में? एक और मैंने रिस्की थिंग की कि जो मेरे म्यूचुअल फंड्स थे ना, मैंने काफ़ी सारे लिक्विडेट करके वो डायरेक्ट स्टॉक्स में भी डाल दिए। हाँ। तो आई थिंक सो डायरेक्ट स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट कर रखे होंगे 40 to 50 lakhs, आई थिंक सो। और आपने नो रिसर्च, नथिंग, और ऑफ माय ओन, आई एम ट्रस्टिंग दैट पर्सन's gut. Okay. Now you can see how risky. Yeah, but that's the thing, right? You are already taking a lot of risk
by betting on yourself, by betting on the business. You have fixed expenses, you have fixed responsibilities, but आपका income fix नहीं है, right? इसलिए आप धंधा कर रहे हो. Entrepreneurship का वही है essence कि risk है but return is also on the upside. अगर आप उधर ऑलरेडी रिस्क ले रहे हो और इधर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, आपने 20 साल की उम्र से पढ़ाई की है, सीखा है सब कुछ, एक्सपीरियंस लिया है काम करके, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क ले रहे हो, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क है. बट ये वाला जो रिस्क है ना, बिना एक आदमी पे ट्रस्ट करके 50 लाख डालना, आई थिंक इट इज रिस्की. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि सिर्फ अगर लार्ज कैप में ही बेट करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स मत कीजिए विदाउट डूइंग एनी रिसर्च. यू हैव टू पिक अ डाइवर्सिफाइड बास्केट. मैंने यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया, तो 100% जो मेरी इक्विटी इन्वेस्टिंग है उसमें से 20% यूएस के स्टॉक्स में भी है. ठीक है. एंड आप मुझे ये चीज़ बताइए कि म्यूचुअल फंड्स में अभी आपके पास कितने पैसे होंगे? आई थिंक सो म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ वगैरह मिला के इट विल बी 8 फिगर्स प्लस. उसमें से 40-50 लाख आपने इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में डाला है. ओके. अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हो, ठीक है, जैसे मुझे फिटनेस का नॉलेज नहीं है, तो मैं आपके पास आया, है ना, और आपने मेरी हेल्प की, हमने वेट लूज किया. ओके. वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो या तो आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ढूंढो जो आपके साथ आपके लिए अवेलेबल है. जैसे आप मेरे लिए अवेलेबल रहते थे, वैसे वो भी आपके लिए अवेलेबल रहे, है ना, कि आपको कुछ डाउट हो, यार एचडीएफसी बैंक में आपने क्यों बोला इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, मुझे यूट्यूबर पता भी नहीं है कौन है, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि उसमें आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. नहीं पूछ सकते, राइट? तो आप इतना बड़ा अपना नेटवर्थ का चंक सिर्फ उनके कम्युनिकेशन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? अब मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ राइट. हर इंसान को एक या दो चीज़ में ही कॉम्पिटेंस रखने की जरूरत है. दैट इज नोन एज द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. ठीक है, मेरे केस में आई एम फाइनेंशियली एजुकेटेड सो आई कैन पिक स्टॉक्स, राइट. मेरे को फिटनेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपके पास आता हूँ. वैसे ही अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, आइदर यू गो विद एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे स्टॉक्स खरीदना है, आप हेल्प करो, या आप डाइवर्सिफाइड बास्केट में से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए. ठीक है. तो आपने बोला आप रिस्की प्लेयर हो, राइट. आपके पास रनवे आप मेंटेन करते हो कि अगर धंधा चलाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो क्या आपके पास 6 से 7 महीने जितने का रनवे है? हाँ, उतना रनवे इजीली होता है. 6-7 महीने का तो मिनिमम होता है. रनवे का ये मतलब है दैट इफ योर कंपनी नीड्स 2 लाख रुपीज टू रन द बिजनेस, अगर आपकी कंपनी के एक्सपेंसेस 2 से 3 लाख रुपए और अगर आपके बैंक में 18 लाख रुपए इस धंधे के लिए, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास 6 महीने का रनवे है. दिस इज सिमिलर टू द इमरजेंसी फंड ऑफ बिजनेस. आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास पर्सनल लेवल पे इमरजेंसी फंड है. यस. ठीक है. और कहाँ पे रखते हो आप, ये बताइए. मोस्टली वो सेविंग्स अकाउंट में ही रहता है. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट, ठीक है, चलेगा. क्या वो मुझे एफडी में रखना चाहिए? हाँ, फ्लेक्सिबल एफडी बोल के आजकल हर बैंक ऑफर करता है, जिसमें आपको आज के दिन अगर आप 1 साल का एफडी करते हो 7% का रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा. 7% का? यस, 7% फ्लेक्सिबल वाले में तो वो ऐसा नहीं होता कि 1 साल में कुछ 5-6%? नहीं, 7% है. और मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल बैंक्स की बात कर रहा हूँ. तो इसमें डाल सकते हो आप. एंड लिटरली ऐसा है कि अगर आपकी 1 लाख की एफडी है, ठीक है, आप 90,000 रुपए निकाल सकते हो. 10,000 वो एफडी मेंटेन करने के लिए 10,000 रखने पड़ेगा, बट आप 90,000 रुपीज निकाल सकते हो. ठीक है. तो वो लिक्विड आप इजीली कर सकते हो. 2 मिनट आपने एक रिडीम बटन आ गया मोबाइल ऐप पे. दैट्स इट. और ये हर बड़े बैंक में आज के दिन ये वाला ऑप्शन है, फ्लेक्सी एफडी का. ठीक है. तो आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड सबकी बात हो गई. ठीक है. मुझे आप एक चीज बताओ कि हाउ वर यू एबल टू इन्वेस्ट सो मच अमाउंट एट सच यंग एज? क्योंकि 26 साल की यार 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, मतलब मेहनत की है. What all steps did you take? Was it just a function of your income कि आपने कुछ अलग तरीके से भी चीजें की है? मुझे इसके 2 रीजंस लगते हैं. पहला चीज तो ये कि इनकम ज़्यादा थी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग इतनी तो आती नहीं कि मैं ट्रेड करके पैसे को 2x 3x करे जा रहा हूँ. इनकम शुरू से डिसेंट इनफ थी. सेकेंड थिंग इज विच प्लेड इन माई फेवर इज दैट आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड. तो मैं ऑटोमेटिकली फ्रूगल था. तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रांड लेना या बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करना, मैं कंफर्टेबल इतना स्टार्टिंग में नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली पैसे सेव होते रहे. मे बी आई बाय अ होम इन 1-2 years. तो मुझे उसमें कितनी डाउन पेमेंट करनी चाहिए और कितनी EMI रखनी चाहिए, कितने टाइम के लिए, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? शुड आई रिलाई जस्ट ऑन
बैंक जो मुझे वो इन्फो देते हैं या मुझे खुद रिसर्च करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, योर होम EMI एंड होम इंश्योरेंस कॉस्ट should not exceed 35% of your monthly salary. दूसरी चीज़ ये देखनी है कि 15 साल या 20 साल से ज़्यादा आपका EMI नहीं होना चाहिए. तीसरी चीज़ है 20% तो मिनिमम डाउन पेमेंट देना चाहिए. इन योर केस, सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड इनकम कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती है, 35% नहीं, आपके केस में 28 to 30% से ज़्यादा EMI नहीं होनी चाहिए. तो अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हो आज के दिन, अगर आपको घर लेना है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि लास्ट 12 महीने में क्या मैं 2 लाख रुपए निकाल पाया हूँ धंधे से. इफ़ यस, तो फिर आप 30% उसका EMI की तरफ दे सकते हो, विच इज 60,000 रुपीज. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. जब मैं भी घर खरीदूंगा, मैं एक होम लोन लूंगा, in spite of the fact, even if I have savings, enough savings to buy that house with my cash, क्योंकि there are better ways to allocate my money and generate a higher return. और कोई questions? नहीं. ठीक है, तो ये थैंक यू सो मच सागर. दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच मुझे ट्रेन करने के लिए. थैंक यू सो मच. आज सबसे अपनी जर्नी के बारे में बात की, राइट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.